नमस्कार। आदर्श शिक्षा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 जलवायु। जलवायु के बारे में हमने पूर्व में भी कुछ बातों का ध्यान किया था, जैसे जलवायु कैसे एक देश के प्राकृतिक पर्यावरण और उसकी जलवायु को समझने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, कैसे वो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारत की जो जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, इसके बारे में हम कुछ बातों का ध्यान करेंगे। पहला है अक्षांश। तो हम भारत के मानचित्र को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ये वाला भाग दक्षिणी भाग कहलाता है और ये वाला भाग उत्तरी भाग कहलाता है। तो जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पे जो मानसून है वो मानसून का प्रकार उष्णकटिबंधीय मानसून पाया जाता है। यानी यहाँ पे जो मानसून है वो उष्णकटिबंधीय पाया जाता है और उत्तरी भारत में उपोष्णकटिबंधीय जो जलवायु है वो पाई जाती है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों की विशेषताएं मिलती है। तो सामान्य तौर पे यहाँ के जो वर्षा वितरण है या उसकी जलवायु में अंतर होता है और यहाँ की जो दक्षिण भारत की है वहाँ की जलवायु में भी परिवर्तित रहता है। तो अक्षांश इस प्रकार से प्रभावित करता है। दूसरा है ऊंचाई। ऊंचाई जैसे आपने देखा होगा भारत के उत्तर वाले भाग में यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। तो ये सामान्य तौर पे इनकी ऊंचाई है वो 6000 मीटर की है। तो ये बहुत हद तक इस यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि भारत के ऊपर जब जैसे जैसे बढ़ते हैं मध्य एशिया की ओर, तो सामान्य तौर पे वहाँ पे बहुत अधिक ठंड पड़ती है। लेकिन इन हिमालय पर्वत के कारण यहाँ की जो ऊंचाई है 6000 मीटर, उसके कारण जो पवनें हैं वो यहाँ से फिर इस वाले भाग में, यानी यहाँ का मौसम सामान्य रखते हैं, इसीलिए भारत ठंडा देश नहीं है। तो ये ऊंचाई बहुत हद तक प्रभावित करती है। फिर वायु दाब और पवनें। वायु दाब और पवनें जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है? जैसे भारत में वर्षा का वितरण है, उसको व्यापारिक पवनें हैं, जेट पवनें हैं, वो किस प्रकार भारत के कौन कौन से भाग पे जो वर्षा का वितरण है वो कैसे रहेगा, वो वायु दाब और पवनों पर निर्भर करता है। तो ये हमने उसके प्रमुख 3 बिंदु जाने। अब भारतीय मानसून के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पूर्व में अपने इतिहास में कभी पढ़ा होगा, जैसे जैसे भारत में जो व्यापारी आए, ठीक है, तो वो समुद्री मार्गों से आते थे, तो उनकी जो जहाज होते थे वो पवनों के द्वारा निर्धारित होते थे, उनकी दिशा है। तो जैसे अरबवासी भारत में आए, व्यापार करने के लिए आए, तो उन्होंने जब भारत की जो इस जलवायु को देखा, उन्होंने एक शब्द दिया जिसको मानसून कहा जाता है। आपने सुना होगा, पूर्व में हमने पढ़ा था कि मानसून जो शब्द है वो मौसम से बना है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है ये। तो उन्होंने यहाँ की जलवायु को जो थी उसको मानसूनी जलवायु कहा। तो जो भारतीय मानसून है, तो सामान्य तौर पे इसका आगमन कैसे कब होता है? तो भारत में जो भारतीय मानसून है, भारतीय मानसून इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक बंगाल की खाड़ी का मानसून और एक अरब सागर का मानसून। तो भारत में 1 जून से मानसून का आगमन माना जाता है। यानी भारत के जो दक्षिणी वाले भाग है, यहाँ से मानसून प्रवेश करता है, केरल से प्रवेश करता है और यहाँ पे 1 जून तक भारत में मानसून पहुंच जाता है, फिर मुंबई 10 जून को, और इसी प्रकार से देश के अन्य हिस्सों में अलग अलग तरीके से वह फैल जाता है। इसी प्रकार से जैसे मान लो गंगा के मैदान में जब जो अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो एक हो जाता है, तो इन मैदानी भागों में वर्षा होती है। तो इसकी वापसी लगभग सितंबर तक हो जाती है। सितंबर मध्य में मानसून पुनः अपने स्थान पे, यानी वो पूरी तरह से शरद ऋतु में परिवर्तित हो जाता है। तो हम ऋतुएं पढ़ रहे हैं। तो ऋतुओं को भारत में मुख्य रूप से बहुत मोटे तौर पर माना गया है। कुछ परिवर्तन है, जैसे मान लो आप
जो शीत ऋतु का जो मौसम देखते हैं उत्तर भारत में, तो सामान्य तौर पे वहाँ का जो मौसम है वो उत्तर भारत में ठंडा रहता है। और वैसे ही मान लो जैसे आप चेन्नई का टेम्परेचर देख लो तो वहाँ अपेक्षाकृत थोड़ा गर्म रहता है। तो ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे आपने पूर्व में भी हमने पढ़ा था कि जो कोरोमंडल तट है वहाँ पे नवंबर माह में वर्षा ऋतु आती है। तो ये पवनों पर निर्भर करता है, ऋतुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसको तीन ऋतुओं को तीन भागों में भारत में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला है शीत ऋतु, भारत में अक्टूबर माह में और नवंबर से शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और सामान्य तौर पे दिसंबर और जनवरी का महीना भारत में सबसे ठंडा रहता है। लेकिन फिर भी शीत ऋतु में वायु और उसके पवनों के द्वारा, यानी जो पश्चिमी एशिया से जो पवनें आती हैं उसके द्वारा यहाँ पे दाब बन जाता है और इसके उत्तर भारत के कुछ भागों में वर्षा होती है, जिसको शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। आपने स्थानीय भाषा में नाम सुना होगा। और सामान्य तौर पे आपने देखा होगा नवंबर माह में इस वायु और उन पवनों के द्वारा, यानी जो दिन का मौसम होता है अक्टूबर और नवंबर में, तो वो दिन का मौसम अपेक्षाकृत थोड़ा गर्म रहता है और रातें थोड़ी ठंडी रहती है। यानी रात का मौसम सुहावना होता है, दिन का ज़्यादा गर्म रहता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा जिसको क्वार की उमस कहते हैं, मारवाड़ी भाषा में उसको कातिरा बोलते हैं। तो ये शीत ऋतु में जो प्रारंभिक समय होता है वो इस प्रकार का रहता है। फिर जैसे ग्रीष्म ऋतु, तो इसको मार्च से लगभग जून तक भारत में अत्यधिक गर्मी होती है। पश्चिमी भाग में सामान्य तौर पे जैसे आपने देखा होगा राजस्थान के पश्चिमी भाग में यहाँ पे का जो मौसम है वो लगभग 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास तक चला जाता है। फिर है वर्षा ऋतु का आरंभ हमने पढ़ा था, जैसे भारत में 1 जून से जो वर्षा का ऋतु का प्रारंभ हो जाता है और देश के अन्य भागों में पहुंचते पहुंचते ये और सितंबर मध्य तक ये ऋतु चलती है। वितरण के बारे में पढ़ा, वितरण के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे मान लो जो अरब सागर का जो मानसून है और बंगाल की खाड़ी का मानसून है, सामान्य तौर पे भारत में जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उससे वर्षा अत्यधिक होती है। तो आज जैसे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में देखते हैं तो विश्व में से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मासिनराम, मेघालय में। तो यहाँ पे 400 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो इस प्रकार के भारत के इसको जो इस तरफ वाले क्षेत्र है, पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। फिर यहाँ पे जो बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है वो सामान्य श्रेणी में आते हैं। धीरे धीरे वर्षा का वितरण पश्चिमी भाग में आते आते बहुत कम रह जाता है। भारत के पश्चिमी भाग यानी राजस्थान, लेह लद्दाख, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो वितरण में भी असमानता है, लेकिन फिर भी हम इसका अंतिम बिंदु ध्यान करते हैं कि भारत में इतनी अपेक्षाकृत विभिन्नताएं होते हुए भी मानसून में एकपन पाया जाता है। ठीक है, जैसे इसीलिए हमने ऋतुओं को 3 आधार पर बांटा है, उसकी एकता के कारण, उसकी समानता के कारण। यानी सामान्य तौर पे जैसे शीत ऋतु है, शीत ऋतु में सामान्य तौर पे देश के विभिन्न हिस्सों में यानी बहुत सा भाग है जहाँ पे शीत ऋतु का जो विशेषता है वो पाई जाती है, सामान्य तौर पे सभी राज्यों में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का भी ऐसा है, वर्षा ऋतु का भी ऐसा ही है। इसीलिए हम भारतीय मानसून को एक रूपता में देखते हैं। हमने इसके मुख्य जो बिंदु थे उसके बारे में अध्ययन किया और इसके कुछ जैसे नए इसमें कुछ आए हैं, जैसे चक्रवात होता है। चक्रवात क्या होता है कि पवनों के द्वारा वायु दाब बन जाता है समुद्र में। और फिर ये जो तटीय क्षेत्र है भारत का, यहाँ पे वो अत्यधिक वर्षा करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा जान माल के नुकसान होता है, जैसे सुनामी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये जैसे जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे अत्यधिक वर्षा करते हैं, वहाँ पे अत्यधिक जान माल का नुकसान हो जाता है। फिर जैसे एक शब्द आया अल नीनो, वैसे अल नीनो क्या होती है, गर्म हवाएं होती है जिससे कारण समुद्र में गर्म और ठंडी हवाएं। एक विश्व का क्षेत्र है पेरू, वहाँ पे उसकी जो गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने के कारण समुद्र में वायु दाब बन जाता है। तो फिर ये तटीय क्षेत्रों में उस प्रकार की क्या होता है, चक्रवात बनता है, तूफान आते हैं। तो ये इसके हमने मुख्य बिंदु के बारे में जाना और यहाँ पे आपका जलवायु वाला जो टॉपिक है वो पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।